हाय दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाई। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से बोल रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग पिछले 15 साल से एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से लेकर ग्राफिक्स एंड अकाउंटिंग प्रोग्राम एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज प्रोग्राम अलग अलग सब्जेक्ट में ट्रेनिंग दिया जाता है। सो आज का लेसन में हम लोग टाली प्राइम के माध्यम में एक ऑफिस में स्टाफ लोग का सैलरी कैसे हिसाब किया जा सकता है उसके बारे में कुछ पढ़ाई करने वाले हैं। आपका जानकारी के लिए आपको सुविधा होगा, इसलिए मैं ऑलरेडी कंपनी बना चुका हूं। जैसे कि इधर आप लोग क्या देख रहे हैं, नेम ऑफ द कंपनी इज पे स्लिप फॉर एसके कॉर्पोरेशन। पे स्लिप फॉर एसके कॉर्पोरेशन। तो एसके कॉर्पोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिधर जो स्टाफ लोग नौकरी करते हैं उनका महीने के आखिरी में सैलरी कैसे दिया जाता है उसके बारे में आज हम लोग टाली प्राइम में पढ़ाई करने वाले हैं। तो लेट अस मेक द कंपनी फर्स्ट, व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन इट। मैं कंपनी बना चुका हूं। तो आज का चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज पे स्लिप, व्हाट इज सैलरी स्लिप, व्हाट आर द प्राइम डिपेंडेंट फैक्टर्स जिसको लेकर हमारा पे स्लिप बन सकता है, कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, व्हाट आर द प्राइम डिपेंडेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर लेकर हम लोग एक ऑफिस में स्टाफ लोग का पे स्लिप बना सकते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए, सैलरी स्लिप जनरेशन करने के टाइम हमको कुछ बेसिक पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आपका एक है स्टार्टअप सैलरी। स्टार्टअप सैलरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सैलरी। दूसरा है आपका ग्रॉस सैलरी। तीसरा है आपका नेट सैलरी। तो हमको कैलकुलेशन करके क्या देखना है, हाउ बेसिक सैलरी लीड्स टू ग्रॉस सैलरी एंड हाउ ग्रॉस सैलरी लीड्स टू नेट सैलरी। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको मैं क्या बता रहा था, स्टार्टअप सैलरी इज नोन एज बेसिक सैलरी, जो दैट इज फिक्स्ड वैल्यू। उसके ऊपर अलग अलग पे हेड में कैलकुलेशन किया जाता है। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज ए पे हेड आफ्टर हाउ। जिस हेडिंग में, जिस अकाउंट में महीने का आखिरी में कंपनी स्टाफ लोग को पेमेंट करता है उसको पे हेड और पेमेंट हेड बोला जाता है। कुछ पे हेड आपका अर्निंग पे हेड है, कुछ पे हेड आपका डिडक्टेड पे हेड है। तो व्हाट आर द अर्निंग पे हेड्स, जैसे कि आपका डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, पेड लीव, ओवर टाइम, ये सब ऐसे एक अर्निंग हेड्स है जिस हेडिंग के अकाउंट में हर एक महीने आखिरी में कंपनी तरफ से स्टाफ को पैसा दिया जाता है। तो कंपनी के लिए ये आपका एक्सपेंस अकाउंट है, कंपनी के लिए ये आपका खर्चा है, और स्टाफ के लिए क्या है, इनकम है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्निंग पे हेड। और ऐसा कुछ पे हेड है जिस हेड में कंपनी स्टाफ का अकाउंट से पैसा काटता है, माइनस करता है। ठीक है, कंपनी काटता है, माइनस करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिडक्टेड पे हेड। जैसे कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ईएसआई अकाउंट, प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट, एब्सेंट अकाउंट। तो हमको करना क्या है, एंटर पेरोल वाला चैप्टर में देखना है हाउ योर बेसिक लीड्स टू ग्रॉस सैलरी एंड फाइनली हाउ योर ग्रॉस सैलरी लीड्स टू नेट सैलरी। सो बेसिक के साथ अगर अर्निंग हेड को जोड़ दिया जाए, जैसे कि बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस ओवर टाइम प्लस पेड लीव इज इक्वल टू योर ग्रॉस सैलरी। देन ग्रॉस सैलरी से हम लोग को क्या क्या हेडिंग को माइनस करेंगे, जैसे कि आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ईएसआई अकाउंट, एब्सेंट अकाउंट, प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट, उसको अगर माइनस करेंगे अल्टीमेटली हम नेट सैलरी में पहुंच जाएंगे। तो लेट अस डू इट। सो दिस इज द सिंपल फंड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेरोल ऑफ सम स्टाफ्स इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले तो हम लोग कंपनी बना लिए हैं। तो कंपनी बनाने के बाद इसको एक्सेप्ट करके सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कंपनी फीचर्स को।
तो कंपनी फीचर्स में इधर आपको ना कोई आइटम खरीदारी करना है, ना आइटम कोई बेचना है, कोई टैक्स के हिसाब कुछ करना नहीं है। सिंपली दो ऑप्शन इधर आपको एक्टिव करना है। जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, कहाँ कंपनी फीचर्स के अंदर एक ऑप्शन दिखा रहा है पेरोल। तो पेरोल में आपको पहले क्या एक्टिव करना है, मेंटेन पेरोल। मेंटेन पेरोल को इधर आपको पहले यूज करना है। एंड सेकंड ऑप्शन एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, इसको भी आपको यूज करना है। बराबर, मेंटेन पेरोल को तो यूज करेंगे ही करेंगे क्योंकि पेरोल फीचर को हमको एक्टिव करना है। एंड पेरोल स्टैट्यूटरी को जब यूज करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन आपका ऐसे आता है जिधर आपको प्रोविडेंट फंड का बेसिक डिटेल्स, ईएसआई का बेसिक डिटेल्स, आपका पेंशन स्कीम का बेसिक डिटेल्स, इनकम टैक्स का बेसिक डिटेल, ये जो डाटा आपको पहले से दिया गया है, इसको देखकर ये घर आपको भरना है। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर, ईएसआई अकाउंट नंबर, ये सब अलग अलग हेडिंग है ना। इस हेडिंग में कंपनी कुछ स्टाफ को देता है, कुछ स्टाफ अकाउंट से माइनस करता है, डिडक्ट करता है। तो ये पर्टिकुलर हेडिंग में जमा किया जाता है, पर्टिकुलर हेडिंग से पैसा माइनस किया जाता है। अल्टीमेटली दिस इज बाय द कंपनी फॉर द स्टाफ। कंपनी की तरफ से स्टाफ के लिए पीएफ अकाउंट बना जाता है, ईएसआई अकाउंट बना जाता है, ग्रेच्युटी अकाउंट बना जाता है, पेंशन अकाउंट बना जाता है। ऑल आर व्हाट, जॉइंट अकाउंट। कुछ पैसा कंपनी देता है, कुछ पैसा स्टाफ देता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद जॉब के टाइम कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट कंपनी की तरफ से दिया जाता है। उसको तो हम बाद में डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे, कैसे प्रोविडेंट फंड कब दिया जाता है, ईएसआई का फैसिलिटी क्या उपलब्ध है, पेंशन का फैसिलिटी क्या क्या है, और सॉर्ट्स ऑफ थिंग इधर डिटेल आपको देना पड़ेगा। देन ऑफकोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट इधर कंपनी का पान नंबर भी आपको इधर देना पड़ेगा। बराबर, तो ये देने के बाद इसको आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। स्टैट्यूटरी डिटेल फिलअप हो जाने के बाद ये आपका अभी फिलअप हो चुका है। देन आपको इस पॉइंट से कहाँ वापस जाना है, गेटवे टैली को। तो गेटवे टैली में इधर आपको मास्टर बनाना है। तो मास्टर को जब हम क्रिएट जाता हूँ, इधर ध्यान से देखिए, पहले आपको एम्प्लॉय इधर ना अकाउंटिंग मास्टर में कुछ बनाना है, ना इन्वेंटरी मास्टर में कुछ बनाना है जो भी कुछ सब आपका आएगा पेरोल मास्टर के अंदर। तो पेरोल मास्टर के अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय ग्रुप बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा, यूनिट बनाना पड़ेगा, अटेंडेंस रजिस्टर एंड प्रोडक्शन रजिस्टर बनाना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स पे हेड बनाना पड़ेगा। एंड ये सब बनाने के बाद इसको लेकर आपको वाउचर बनाएंगे, मतलब हिसाब जोड़ेंगे, कैसे स्टाफ का पे स्लिप बनता है। तो पहले तो हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी बनाते हैं। तो एम्प्लॉय कैटेगरी मतलब हम स्टाफ लोग को ग्रेडेशन करेंगे, मतलब स्टाफ का क्वालिफिकेशन के मुताबिक, पोजीशन के मुताबिक उनको अलग अलग ग्रेड में रखेंगे। मतलब ग्रेड ए एक दूसरा टाइप का स्टाफ आएंगे, जो लोग टेक्निकली एक्सपर्ट हो गए, स्किल्ड हो गए। देन ग्रेड बी में दूसरा टाइप का स्टाफ लोग रहेंगे, एंड ग्रेड सी में तीसरा टाइप का स्टाफ रहेंगे। सो पहले तो मैं ग्रेड ए स्टाफ बनाता हूँ। तो एम्प्लॉय कैटेगरी, तो एम्प्लॉय कैटेगरी में जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, मैं 3 that is called प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी टू द कंपनी। तो इधर जो एम्प्लॉय कैटेगरी से एक टर्म हमारे पास आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, दैट इज कॉस्ट टू द कंपनी। कौन सा अकाउंट में कंपनी महीने के आखिरी में स्टाफ को पेमेंट करता है। कंपनी के लिए स्टाफ अकाउंट्स काम देखता है, तो कंपनी हैज टू पे। कंपनी के लिए स्टाफ मार्केटिंग काम संभालता है, कंपनी हैज टू पे। कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट में स्टाफ काम करता है, तो कंपनी हैज टू पे। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स स्टाफ देखता है, तो कंपनी हैज टू पे। सो दैट इज कॉल्ड सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। सो दैट इज एम्प्लॉय कैटेगरी, मतलब कौन सा ग्रेड में, कौन सा डिपार्टमेंट में, कौन सा स्टाफ नौकरी कर रहा है, जो कि महीने के आखिरी में कंपनी की तरफ से पगार लेता है। तो इधर हम लोग 3 एम्प्लॉय कैटेगरी बनाए हैं। एक है आपका ग्रेड ए स्टाफ। तो पहला कैटेगरी में क्या बनाऊंगा, इन द नेम ऑफ ग्रेड ए स्टाफ। ग्रेड ए जो सबसे टॉप पोजीशन में रहते हैं उसको ग्रेड ए स्टाफ कैटेगरी के अंदर हम लोग रखते हैं। जो सेकंड टॉप में रहते हैं उसको हम लोग ग्रेड बी स्टाफ कैटेगरी में रखते हैं, सेकंड ग्रेड स्टाफ। जो थर्ड कैटेगरी के अंदर रहते हैं उसको हम लोग कौन सा ग्रुप के अंदर रखते हैं, कैटेगरी के अंदर, आई मीन ग्रेड सी स्टाफ कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अभी 3 एम्प्लॉय कैटेगरी बनाने के बाद, जैसे कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, अभी हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे। एम्प्लॉय ग्रुप मतलब
ग्रेड ए कैटेगरी के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा स्टाफ काम करता है, मतलब जो स्टाफ लोग ग्रेड ए को बिलोंग करते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है। फाइनेंस सेक्शन में काम करते हैं, ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ना मार्केट में काम करते हैं, ना अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं, ओके, ना आईटी सेक्शन में काम करते हैं, ना पियोन है, ना स्वीपर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप। तो हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा जो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ग्रेड के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन अभी एक कंपनी में स्टाफ लोग को कर चुके हैं। तो ग्रेड ए वाला स्टाफ कंपनी का कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हैं मतलब कौन सा ग्रुप में काम करते हैं। तो अभी एम्प्लॉय ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि इधर मैं अलग अलग स्टाफ को अलग अलग ग्रुप में रखा हूँ। जैसे कि पहला मेरा आएगा क्या, फाइनेंस। देखो ये कैटेगरी ग्रेड ए स्टाफ, तो जितना स्टाफ आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं दैट इज एम्प्लॉय ग्रुप। ओके, ये तो मैं ऑल्टर करके आपको दिखा रहा हूँ, बट आपको पहले एम्प्लॉय ग्रुप बनाना पड़ेगा। कैटेगरी बनाने के बाद आप एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे। आपको तो तरीका मालूम है, इधर कैटेगरी में चॉइस करेंगे, ग्रेड स्टाफ का ग्रेड चॉइस करेंगे, उसके बाद उसको डिपार्टमेंट के अंदर डालेंगे। तो डिपार्टमेंट इज एम्प्लॉय ग्रुप। तो मैं क्लासीफाई किया ग्रेड ए स्टाफ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट एम्प्लॉय ग्रुप। देन दूसरा मैं क्या बनाता हूँ, आईटी डिपार्टमेंट वाला स्टाफ। वही आईटी डिपार्टमेंट में कंपनी का आईटी सेक्शन में जो स्टाफ लोग काम करते हैं उनको भी हम लोग ग्रेड ए कैटेगरी में रखते हैं। जो स्टाफ लोग कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट को हम लोग क्या लेते हैं, ग्रुप के हिसाब से लेते हैं। तो क्या क्लासिफाई किए, वो कंपनी का ग्रेड ए डिपार्टमेंट में ग्रेड ए कैटेगरी में आते हैं। देन ये गया आपका ग्रेड ए का स्टाफ का कुछ एग्जाम्पल। देन दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, मतलब ग्रेड बी कैटेगरी में कौन सा डिपार्टमेंट का स्टाफ लोग आएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कंपनी का ऑफिशियल काम जो संभालता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफिशियल काम जो संभालता है उसको हम ग्रेड बी स्टाफ के अंदर ले सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दूसरा क्या है आपका मार्केटिंग। तो कंपनी का जो स्टाफ लोग मार्केटिंग काम देखते हैं, मार्केटिंग काम समझते हैं, उन लोग को ग्रेड बी के अंदर, ग्रेड बी कैटेगरी के अंदर मार्केटिंग स्टाफ को रखा जाता है। देन कमिंग टू ग्रेड सी स्टाफ, तो ग्रेड सी में जैसे कि इधर देख रहे हैं एक पियोन, ओके, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय, उसको हम ग्रेड सी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ग्रेड सी के अंदर हम लोग ग्रेड सी स्टाफ के अंदर हम लोग किसको रखते हैं, पियोन को रखते हैं। देन ऑफ कोर्स सुपर को भी ग्रेड सी के अंदर रखते हैं। तो जितना कैटेगरी उतना डिपार्टमेंट, जितना कैटेगरी उतना एम्प्लॉय ग्रुप, प्रोडक्शन हो सकता है। ऐसे में एग्जाम्पल के लिए 3 ग्रेड स्टॉक एम्प्लॉय कैटेगरी किया है। वो एम्प्लॉय कैटेगरी के मुताबिक मैं कुछ एम्प्लॉय ग्रुप भी बनाए, मतलब एक कैटेगरी के अंदर, ग्रेड ए कैटेगरी के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट आएगा, ग्रेड बी कैटेगरी के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट आएगा, एंड ग्रेड सी कैटेगरी के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट आएगा। ये सब आपका कैटेगरी एंड एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के बाद हम लोग कहाँ मूवमेंट करते हैं, एम्प्लॉय। तो अभी तो हमको असल चीज दिखाना है, कौन सा स्टाफ कंपनी का फाइनेंस सेक्शन में बैठता है, जो कि आपका ग्रेड ए स्टाफ कैटेगरी में जाता है। उनका बेसिक प्रोफाइल आपको अभी बनाना है, उनका बेसिक प्रोफाइल आपको करना है। प्रोफाइल मतलब स्टाफ का नाम क्या है, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उनका प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर क्या आएगा, ईएसआई अकाउंट नंबर क्या आएगा, और समथिंग बेसिक डिटेल प्रोफाइल ऑफ द स्टाफ। तो अभी एम्प्लॉय बनाते हैं, तो मैं 2 एम्प्लॉय बनाए हैं कैटेगरी के मुताबिक। तो पहला एम्प्लॉय है मिस्टर हरिहर नायक। तो आप लोग क्या करेंगे, मास्टर के अंदर जैसे आप कैटेगरी बनाए थे, एम्प्लॉय ग्रुप बनाए थे, तीसरा ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा था क्या, एम्प्लॉय। इधर हमको एम्प्लॉय को जाकर क्या करना है, क्रिएट करना है। मैं तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए मैं ऑल्टर करके आगे आ गया, हरिहर नायक। तो इधर मैं फिर बैकस्पेस मारकर इधर स्पेस बार दबाऊंगा। स्पेस बार दबाने के बाद मेरे को इधर क्लासिफाई करना है, हरिहर नायक मेरा ग्रेड ए वाला स्टाफ है ना, ग्रेड बी वाला स्टाफ है ना, ग्रेड सी वाला स्टाफ है, इसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ। ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो ये बिलोंग्स टू ग्रेड ए स्टाफ। तो ग्रेड ए स्टाफ हरिहर नायक, नेम हरिहर नायक, अंडर कौन सा डिपार्टमेंट में काम करता है, इधर स्पेस बार फिर से लगाओ।
तो ग्रेड ए स्टाफ 2 डिपार्टमेंट में काम करता है, 2 एम्प्लॉय ग्रुप आप लोग बना चुके हैं, एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट, दूसरा है आपका आईटी डिपार्टमेंट। तो इधर हम लोग क्या चॉइस किए, फाइनेंस डिपार्टमेंट। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन सा डेट में स्टाफ कंपनी में ज्वाइन किया, कौन सा डेट में स्टाफ कंपनी में ज्वाइन किया। ऑब्वियसली द डेज यू आर क्रिएटिंग योर कंपनी, उसका पहले तो स्टाफ ज्वाइन कर नहीं पाएगा ना, उसी डेट में ज्वाइन करेगा जिस डेट में कंपनी बना गया है, और डेट ज्वाइनिंग डेट के बाद जो दूसरा डेट आएगा कोई भी डेट में, बट नॉट बिफोर द क्रिएशन ऑफ द कंपनी। सारे डिटेल तो फिलहाल अभी कुछ देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ पे हेड अभी तक नहीं बनाए हैं। जब पे हेड बनाएंगे सारे डिटेल वाला चैप्टर डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल अभी का चैप्टर के लिए आपको सारे डिटेल को नो रखिए। ओके, डेट ऑफ रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट्स, अभी इसको भी ब्लैंक रखिए। अभी तक तो स्टाफ ज्वाइन कर रहा है, उसको फिर रेजिग्नेशन रिटायरमेंट डेट क्या देंगे, तो लीव इट ब्लैंक। नो नोट्स, नो कमेंट्स। कुछ एम्प्लॉय को बैच नंबर अलॉटमेंट किया जाता है, वही बैच नंबर इधर हमको देना है। कौन सा पोस्ट में स्टाफ काम कर रहा है, अकाउंट सेक्शन में काम कर रहा है, अकाउंटिंग ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, क्या फंक्शन है, लुकिंग एट द अकाउंट्स मैटर ऑफ द कंपनी, लोकेशन क्या है भुवनेश्वर, का जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, फादर्स का नाम क्या है, स्पाउस का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, देना पड़ेगा। लेकिन सबसे जरूरी वाला क्या चीज है, इधर आपको ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। क्योंकि स्टाफ लोग को महीने का आखिर में जो पगार दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, कैश टू कैश नहीं दिया जाता है, ज्यादातर क्या किया जाता है, बैंक के जरिए में दिया जाता है। यूजुअली होता क्या है, कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट है, स्टाफ के नाम में उस बैंक में एक अकाउंट खोला जाता है, स्टाफ के नाम में उसी बैंक में एक अकाउंट खोला जाता है। क्यों खोला जाता है, महीने का आखिर में जब अकाउंट्स ऑफिसर एक स्टाफ का पे स्लिप बनाता है, मतलब उनका हिसाब जोड़ देता है, जो प्लस माइनस करना है, ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी निकालकर जो भी वैल्यू निकलता है वो उनका हायर अफसर को इंटीमेट कर देता है, हायर अफसर उनको वाउचर को सैंक्शन कर देते। तो सैंक्शन करने के बाद कंपनी का बैंक अकाउंट से स्टाफ का बैंक अकाउंट को महीने का आखिरी डेट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो स्टाफ क्या करता है, अगले महीना 1 तारीख को अपना अकाउंट से जाकर पैसा उठाता है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ गेटिंग सैलरी फ्रॉम ए कंपनी यूजुअली। सो इसको यस करते हैं। तो यस करने के बाद इधर आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, IFSC नंबर देना पड़ेगा, और पहले से बैंक लेजर बनाए हैं तो इधर बैंक चॉइस करेंगे, नहीं तो न्यू बैंक जाकर इधर बैंक का नाम देंगे। देन ई फंड ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर, जैसे एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट को पैसा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम में जाएगा। अलग अलग मोड इधर आपका हो सकता है, ATM प्रोसेस, आपका कार्ड प्रोसेस, चेक प्रोसेस, ECS प्रोसेस, ई फंड ट्रांसफर प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक चेक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक DDPO प्रोसेस और एनी अदर प्रोविजन। फिलहाल तो हम लोग चॉइस करते हैं ई फंड ट्रांसफर, ठीक है, तो इसलिए ये वाला को दिया जाता है। बाकी ये जो देख रहे हैं आपका एप्लीकेबल टैक्स रिजिम, दिस इज इनकम टैक्स स्ट्रक्चर। अगर पहले से इनकम टैक्स का जो यूजुअल स्लैब था उसी स्लैब के हिसाब से साल का आखिरी में स्टाफ का इनकम टैक्स कितना बनता है हिसाब किया जाएगा। तो इसको रखेंगे रेगुलर टैक्स रिजिम, मतलब पहले जैसे था अभी ऐसे ही है। अगर कुछ चेंजेस है तो हम लोग टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC को चॉइस करके जाएंगे। फिलहाल तो हम पुराना वाला सिस्टम को फॉलो करते हैं। देन पान नंबर देना है किसका, स्टाफ का। पहले आप जो पेरोल स्टैट्यूटरी बना रहे थे उधर आप प्रोफाइल किसका बना रहे थे, कंपनी का, उसका प्रोविडेंट फंड डिटेल्स, ESI डिटेल, पेंशन डिटेल्स, उसका IT डिटेल, वो सब डाटा आप लोग भर रहे थे। बट अभी जो आप डाटा पुट कर रहे हैं ये किसका प्रोफाइल आप बना रहे हैं, स्टाफ का प्रोफाइल आप लोग बना रहे हैं। तो स्टाफ का प्रोफाइल के लिए उनका पान नंबर, आधार नंबर, UN नंबर, प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर, EPS अकाउंट नंबर, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोविडेंट फंड, डेट ऑफ रिलीविंग, देन प्रान नंबर, ESI नंबर एंड डिस्पेंसरी नेम, हॉस्पिटल आपका कहाँ है, फ्री मेडिकल, ESI मतलब क्या है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, वो सबको इधर आपको भरना है। देन जो ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, फिलहाल तो स्टाफ आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, इसलिए ये वाला सेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। कब जरूरत होगा मैं आपको वेरी सून दिखाने वाला हूँ। बट फिलहाल ये जो पासपोर्ट वीसा डिटेल दिया गया है इसको आप स्किप करके एंटर मार कर एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं। जो दूसरा स्टाफ है मिस टी कृष्णा, तो इसको हम लेते हैं कौन सा ग्रेड के अंदर, ग्रेड B स्टाफ। सो ग्रेड A का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का स्टाफ का प्रोफाइल हम लोग बना चुके हैं। दूसरा अभी हम लोग
एम्प्लॉय का लिस्ट बना रहे हैं जिसका नाम है मिस टी कृष्णा। वो आपका ग्रेड बी का स्टाफ है, बट वो कंपनी का मार्केटिंग काम संभालती है, कंपनी का मार्केटिंग का काम संभालती है। तो मार्केटिंग अफेयर वो लुकआउट करता है, बराबर। तो इसलिए इसको मार्केटिंग ग्रुप के अंदर रखते हैं। तो पहले से तो आप लोग मार्केटिंग ग्रुप रखे हैं ना। मार्केटिंग को कौन सा कैटेगरी के अंदर लिए है? आपका ग्रेड बी कैटेगरी में लिए है, इसलिए इसको मार्केटिंग रखते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देन एज यूजुअल जैसे एम्प्लॉय नंबर देना है, डेजिग्नेशन आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव, देन आपका फंक्शन लुकिंग एट द सेल्स मैटर ऑफ द कंपनी, लोकेशन उसका परव्यू, एरिया ऑफ वर्क ऑल ओवर द स्टेट्स, देन जेंडर क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, फादर्स का नाम क्या है, मैरिटल स्टेटस, देन एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ऑफ कोर्स बैंक डिटेल देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी स्टाफ है, पहले वाला भी स्टाफ था, उनका अकाउंट का महीने के आखिर में मनी ट्रांसफर करना है। तो यस करते हैं, ओके। देन उनका भी पान नंबर देना है, आधार नंबर देना है, यूएन नंबर देना है, ये सब बेसिक डिटेल इधर आपको भरना है। हाँ, ये उसका पहले जो एम्प्लॉय का लिस्ट बनाए थे, इधर पासपोर्ट वाला वीसा डिटेल लिखते हैं। सो व्हाट इज पासपोर्ट डिटेल्स एंड वीसा डिटेल, दैट आल्सो यू शुड नो। देखो, कंपनी का काम में स्टाफ जाती है, फॉरेन में ड्यूटी करता है, फॉरेन ट्रिप को जाता है। तो अगर हमारा देश के बाहर हम लोग जाना चाहते हैं, तो हमारा कंट्री से हमको परमिशन लेना पड़ेगा बाय इशूइंग व्हिच ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड पासपोर्ट्स। एंड जिस देश को आप लोग जाना चाहते हैं, जिस देश में आपको जाकर काम करना है, वो कंट्री आपको इशू करता है वीसा। तो आपका कंट्री आपको सिर्फ पासपोर्ट देने से आप बाहर कंट्री को जा नहीं पाएंगे। जिस देश को आप जाना चाहते हैं, वो कंट्री से आप परमिशन लेकर वीसा इशू करना पड़ेगा। तो जब आप बाहर देश को जाते हैं, अपना कंट्री छोड़कर अलग अलग अकाउंट में जाते हैं, जैसे आप लोग अगर घूमने के लिए जाना चाहते हैं या चाहती है, तो आपको ट्रैवल वीसा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जिस देश को आप जाना चाहते हैं, उनका एम्बेसी में, उनका दूतावास जो है एम्बेसी में है। मान लो आप अमेरिका को जाना आप चाहती है, तो अमेरिकन एम्बेसी में जाकर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जे मेरे को घूमने के लिए जाना है, ठीक है, मेरे को घूमने के लिए जाना है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को घूमने के लिए जाना है, मेरे को इसीलिए वीसा अप्लाई करना है, टूरिस्ट वीसा। मेरे को टूरिस्ट वीसा अप्लाई करना है, ओके, मेरे को टूरिस्ट वीसा अप्लाई करना है, बराबर। तो कुछ टाइम के लिए मेरे को टूरिस्ट वीसा मिलेगा। मेरे को नौकरी के लिए जाना है, तो नौकरी के लिए मेरे को कौन सा वीसा लेना है? जॉब वीसा। मान लो मैं कि अमेरिकन कंपनी में मैं नौकरी करने वाला हूँ, अमेरिकन कंपनी में। तो जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, वो कंपनी मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगा। ये 2 साल 3 साल के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए हम इंडिया का एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, तो आप इनको वीसा इशू कर सकते हैं। तो विद द कंसर्न एरिया कंपनी परमिशन, मतलब बाहर कंट्री का कंपनी परमिशन के मुताबिक आपके नाम में वीसा इशू हो सकता है। बट जितना दिन तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 2 साल 3 साल तक, उतना दिन तक आप बाहर कंट्री में रह पाएंगे। तीसरा है आपका स्टडी वीसा। आप एक बाहर अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चाह रहे हैं, तो जितना दिन आपका पढ़ाई का शेड्यूल चलेगा, उतना दिन आप लोग रह पाएंगे। बट पढ़ाई खत्म होने के बाद यू हैव टू गो बैक टू योर ओन कंट्री। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन आएगा, बट पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हियर, इधर जो चैप्टर में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, वो चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जो स्टाफ बिलोंग करता है, उनका पासपोर्ट वीसा डिटेल भरना है। तो पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ इशू, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट्स, वीसा नंबर, वीसा एक्सपायरी डेट्स, वर्क परमिट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट, ये सब डिटेल आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो इसको आपको ब्लैंक करना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया में आपको एक कंपनी में कैटेगरी के मुताबिक जिस डिपार्टमेंट में जितने सारे स्टाफ काम करते हैं, सबके नाम में आपको एम्प्लॉय लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का पेरोल का पहला लेसन में व्हाट इज पेरोल, क्या क्या फैक्टर को लेकर आपका पेरोल कैलकुलेशन करने वाला है,
पेरोल ऑप्शन को कैसे एनेबल करेंगे, व्हाट इज एम्प्लॉय कैटेगरी, व्हाट इज एम्प्लॉय एंड व्हाट इज एम्प्लॉय ग्रुप, उसके बारे में हमको जो जानकारी चाहिए था मेरे ख्याल से मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू एंड गुड बाय।